अब यूएस तो यूएस में है ही, जैसे कि आपने सुना ही होगा एस जयशंकर को, लेकिन रिसेंटली शशि थरूर भी यूएस में थे। इंडिया ने इनको भेजा था यहां से, जिससे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वेस्ट कंट्रीज को बता पाए एंड इंडिया की साइड ऑफ स्टोरी जाकर के और लोगों को बताने का काम करे, जो कि ये बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अब थरूर तो अपना काम वहां जाकर कर रहे हैं, लेकिन मैं गोदी मीडिया की हेडलाइंस का वेट कर रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया अभी तक कहीं ना कहीं बैठ के किसी कोने में हेडलाइन बना चुका होगा कि यूएस के अंदर थरूर का सरूर जरूर बनाएंगे हेडलाइन। अब शशि थरूर की जो वीडियोस निकल कर आई हैं यूएस से, उसको यहां पर यूनानिमस सपोर्ट मिल रहा है। लेफ्ट विंग भी सपोर्ट उनको कर रहा है, राइट विंग भी उनको सपोर्ट कर रहा है। शशि थरूर देख करके सोच रहे होंगे कि मुझे ही नहीं पता था कि आखिरकार मेरे इतने ज्यादा फैंस हैं। राइट विंग के लोग भी उनके लिए पागल हुए चले जा रहे हैं, उनको स्टेट्समैन बुलाने का काम किया जा रहा है। लेजर बॉय किसी कोने में बैठकर यहां पर शायद अपनी बैटरी चार्ज कर रहे होंगे, अपना अडेप्टर ढूंढ रहे होंगे किसी जगह बैठ के। शशि थरूर ने जो बोला आपको सुनाना चाहता हूं। लेफ्ट विंग क्यों खुश हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन राइट विंग क्यों खुश हो रहा है भाई, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही, कोई समझा दो प्लीज। इस वीडियो को देखने के बाद इकट्ठी सपोर्ट लेफ्ट से राइट से दोनों जगह से। ऐसी यूनिटी लास्ट टाइम मैंने तब देखी थी जब टैक्सेस का मामला सामने आया था। जब भी निर्मला सीतारमण की बात होती है, लेफ्ट विंग और राइट विंग जो है यूनाइट हो जाता है, लेकिन अब शशि थरूर निर्मला सीतारमण से आगे निकल चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है इतनी यूनिटी देखने के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में शशि थरूर को पीएम बना दिया जाए। अब शशि थरूर जो बात यहां पर बोल रहे हैं उसको लेकर के राइट विंग ये कह रहे हैं कि क्या बात रखी है, कितनी सही तरीके से बात रखी है, एंड लेफ्ट विंग भी यही बोल रहा है कि क्या बात रखी है और कितनी सही तरीके से बात रखी है, मोदी जी को एक्सपोज करके रख दिया। अब देखो शशि थरूर ने जो बात बोली है यहां पर कि पठानकोट बुलाया गया था आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, ये बात डेफिनेटली कोई बहुत ज्यादा प्रो नहीं है इंडिया के लिए। एंड राइट विंग इस चीज को लेकर के खुश क्यों हो रहा है, मुझे ये बात इसीलिए समझ नहीं आ रही। कोई समझा पाए तो प्लीज समझा देना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के साथ एक और वीडियो सामने आया जो कि शशि थरूर का अमेरिका जाने से जस्ट पहले का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे को ये समझ में आता है कि आखिरकार एस जयशंकर इतने ज्यादा इनकेपेबल क्यों है। जो काम एस जयशंकर को करना चाहिए था इतने दिनों से, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बकलोली कर रहा था, वो चीज शशि थरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट। डोनाल्ड ट्रंप हमारे को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, एप्पल को इंडिया से बाहर भगाने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये कह रहा था कि भैया मैंने वॉर रुकवा दी, लेकिन उसके ऊपर एस जयशंकर उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, कॉल आउट नहीं कर रहे थे, बल्कि अभी भी उनकी तारीफें करी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ थरूर ने क्या बोला एक बार आपको सुनाना चाहते हैं। Having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are two Republicans in that list and two Democrats. But there was a certain, both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal. ना ही ट्रंप के अंदर इंटेलेक्ट है, ना ही ट्रंप के अंदर कोई मैनर्स है। ट्रंप को एक सेकंड में पूरी तरीके से बेइज्जत करके रख दिया, एक्चुअली में उसको कॉल आउट करके रख दिया, उसकी रियलिटी सारे वर्ल्ड के सामने बता दी, जो कि काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। The laser light has actually shifted for real। अब जहां पर एक साइड शशि थरूर जैसे एमपीज है जिनको भेजा जा रहा है अमेरिका उनकी बात रखने के लिए, बिल्कुल सही डिसीजन है। पहली बार मोदी सरकार से मैं अग्री कर रहा हूं कि सही जने को सही जगह पर भेजा है, क्योंकि इनके और भी एमपीज की टोली है जिनको और जगहों पर भेजा जा रहा है। यहां पर क्या जोकरी हो रही है ये आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी एक और एमपी है जिनका नाम है अपराजिता सारंगी, एंड ये भी इस टाइम पर डेलीगेशन की तरह गई हुई है। और ये कहां गई हुई है, जापान के टोक्यो में जाकर ये इंटरेक्ट कर रही है इंडियन कम्युनिटी के साथ। अबे जापान जाकर भी अगर इंडियन कम्युनिटी को वहां पर अपनी बात समझानी है तो ये बात तो यहां से भी समझाई जा सकती थी। टैक्स पेयर के पैसे पे इन एमपीज को आखिरकार इधर उधर घूमने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडियन डायस्पोरा को भी बाहर जाकर इनके एमपीज को समझाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये बात कहनी गलत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई भी क्रेडिट यहां पर ऐसा लग रहा है मोदी जी को कहीं नहीं मिल रहा। इसके अलावा जोकरी यहां पर खत्म नहीं होती। इनके एक और एमपी है निशिकांत दुबे, ये बहरीन गए हुए हैं एंड बहरीन जाते ही एकदम से ये जो है सेक्युलर और लिबरल बन चुके हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यही लोग अभी 4-6 दिन पहले बैठकर यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहे थे पहलगाम के बाद, और ये लोग अब वहां जाकर ये कह रहे हैं कि हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जरा सुनिए दुबे जी को। 40 करोड़ लोगों का सेक्युलर राष्ट्र है, हमारा देश सेक्युलर हो चुका है एकदम से, क्योंकि सर जो है इस टाइम पर बहरीन में खड़े हुए हैं। अभी सर वापस आ जाएंगे और एकदम से बताने लगेंगे कि सेक्युलरिज्म कितना ज्यादा खराब है। डिसाइड कर लो दुबे जी, डिसाइड कर लो। देख भाई तू परुष बहुत ही घटिया, बहुत ही नेगेटिव न्यूज दिखाता है, तू ना थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज दिखाया कर, तब जाकर शायद तेरे ऊपर कोई स्ट्राइक व्राइक नहीं आएगी, या फिर तब जाकर शायद तेरे को कुछ लोग पसंद किया करेंगे, यहाँ पर तुझे अटैक नहीं करेंगे। पॉजिटिव न्यूज जैसे कि ये वाली आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये न्यूज इस टाइम पर जगह जगह फैलाई जा रही है। अब ये लोग जिस न्यूज को लेकर के सारे में घूम रहे हैं, नीति आयोग का ये स्टेटमेंट है। ये नीति आयोग का स्टेटमेंट
किस चीज के ऊपर, किस डेटा के ऊपर बेस्ड है? IMF के डेटा के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मेरे को जितना याद है अभी 4-5 दिन पहले तक तो IMF को ये लोग ये कह रहे थे कि ये टेररिज्म को फंड करने का काम कर रहा है, जब IMF ने पाकिस्तान को फंडिंग दे दी थी। लेकिन अब उसी IMF की ये फिगर्स को यूज कर रहे हैं इंडिया को नंबर 4 बताने के लिए यहाँ पे, और इसको लेकर के जमकर प्रचार भी किया जा रहा है। कंगना रनौत है, ये लिख रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज, हिस्ट्री क्रिएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट, अनबिलीवेबल। और भी 2-4 बात लिख देती दीदी। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अरे IMF ने ये बात बोली है। IMF को 4 दिन पहले तुम लोग गालियां दे रहे थे। अगर IMF टेररिज्म को फंड कर रहा है तो IMF एक बहुत घटिया ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर IMF एक घटिया ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम IMF की बात को हर जगह ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो उस चीज का? और अगर तुम ढिंडोरा पीट रहे हो तो उस टाइम पर तुम लोग गलत थे कहीं। अब ये जो रियल न्यूज दिखाने की कोशिश करी जा रही कि IMF ने बता दिया और हम लोग नंबर 4 पे आ गए। आपको बताना चाहता हूं, चाहे 3rd पे आए, 4th पे आए या फिर 1st पे भी इंडिया आ जाए यहाँ पर GDP के मामले में, लेकिन फिर भी हालात आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा बदलने नहीं वाले, क्योंकि GDP पर कैपिटा भी कुछ चीज होती है। और अगर GDP पर कैपिटा के बारे में बात करी जाए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर टॉप 4 के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन टॉप 4 में US का है यहाँ पर $89,000, उसके बाद है चाइना का जो है 13,000 के आसपास, उसके बाद जर्मनी का है $55,000 और इंडिया का है यहाँ पर $2,800 GDP पर कैपिटा। GDP पर कैपिटा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितनी भी GDP हमारी है पर पर्सन वो डिवाइड होकर कितनी निकल कर के आ रही है। मतलब हमारे देश में जो GDP का आंकड़ा है, इसको पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर दो तो डेफिनेटली बहुत कम नंबर निकल कर आना ही है। हमारे देश की GDP इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्रेड ज्यादा हो रहा है, मनी ज्यादा चर्न हो रहा है, और ये बात तो डेफिनेटली आम आदमी को समझ आ रही है। तो कुछ भी बोल दो, यहाँ पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। अबे जापान की GDP पर कैपिटा क्या है, फिर से आपको दिखा देता हूं। जापान की GDP पर कैपिटा है $33,000 के आसपास, जो कि इंडिया की GDP पर कैपिटा के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर निकल चुकी है। वहां के आम आदमी का लाइफस्टाइल हमारे आम आदमी से बहुत ज्यादा अलग होगा, लेकिन यहां दिखाया ऐसा जा रहा है कि हम तो भैया धन्ना सेठ बन गए बहुत बड़े। अब देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया केपेबल नहीं है, इंडिया डेफिनेटली केपेबल है। 140 करोड़ लोग हैं, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, एंड काफी ग्रेट हमारी कंट्री है अपने आप में। लेकिन जो लोग इस टाइम पर अपने आप को कह रहे हैं कि चाय वाली इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा ग्रेट होती है, ये सवाल उन लोगों के लिए कि आखिरकार GDP पर कैपिटा पे भी तो बात कर लो सर जी। इनफैक्ट GDP के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जो GDP है ना वो लग्जमबर्ग से ज्यादा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लग्जमबर्ग में जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल यूपी में रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा गिरा मरा है। डेफिनेटली लग्जमबर्ग में लाइफ जो है यूपी से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां का GDP पर कैपिटा बहुत ज्यादा है यूपी के लोगों के हिसाब से। न्यूज को आधी तरीके से पेश करना यही इनका फोटे है। अब इस न्यूज को भी पेश किया गया, आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया, एंड जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि GDP पर कैपिटा की भी बात करो तो इन्होंने एकदम से जंप मार के आगे बढ़ा दी न्यूज और बात करने लग गए यहाँ पर तेज प्रताप यादव के बारे में। लालू यादव के परिवार में इस टाइम पर एक क्राइसिस चल रही है, लेकिन ये लोग इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, गोदी मीडिया के और IT सेल के लोग, इससे साफ पता चलता है कि इनको फैमिली ड्रामा देखने में मजा आता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, इनको चाहिए सिर्फ एंटरटेनमेंट। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ये लोग तेज प्रताप यादव के ऊपर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर, ये कह रहे हैं कि ये लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, एंड ये लोग खुद मोदी जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अपने परिवार को क्या संभाला यार, मजा आ गया बिल्कुल। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और लालू प्रसाद यादव ने इस चीज को ट्वीट करके बताया। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनका आचरण सही नहीं था, उनके वैल्यूज, उनके तौर तरीके सही नहीं थे, एंड ये चीज राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को ये चीज कमजोर करती है, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का काम कर दिया। अब सोचो जरा, सेम चीज बीजेपी में होती है और काफी बार होती भी रहती है। क्या बीजेपी का कोई बंदा अपने बेटे के ऊपर एक्शन लेता? लेकिन नहीं, अब यहां पर एक्शन लिया गया तो ये कहा जा रहा है कि ये बाप अपने बेटे का ही नहीं हो सकता, किसी और का क्या होगा? अबे क्या बेवकूफ है क्या? अब ये पूरा मैटर इसलिए हो गया कि तेज प्रताप यादव की कुछ फोटोज जो है वो वायरल होनी शुरू हो गई थी और उनके अकाउंट से ही सबसे पहले फोटोज निकलकर सामने आई थी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूं। इस फोटो में तेज प्रताप यादव एक और महिला के साथ नजर आ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि 12 साल से उनका रिलेशनशिप यानी कि अफेयर चल रहा है, वॉट एवर इट इज। इसको लेकर के कहना शुरू कर दिया कि देखो कितनी खराब फैमिली है, ये बिहार कैसे संभालेगी आखिरकार। आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या बातें कही जा रही थी। अब चारा चोर भी लोक आचरण, पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों की बात करेंगे। एक और लिख रहा है बंदा, बिग क्वेश्चन, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा वो बिहार को कैसे संभालेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी फोटोज और वीडियोस ट्रेंड कर रही होंगी, वायरल हो रही होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इन फोटोज और वीडियोस में कुछ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक नहीं था। डेफिनेटली अगर मैं इसको बीजेपी के नेताओं के पैरेलल रख के देखूं ना तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा मनोहर लाल धाकड़, भाई ये एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्स करता हुआ नजर आ रहा था इनका नेता। अब इसको रिसेंटली अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन पहले और अभी भी पार्टी ने क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करी?
इसको 5-6 साल के लिए सस्पेंड किया गया, पार्टी से नहीं किया गया। सीखो यार बीजेपी से कुछ। मतलब पहले इनके चंटू बंटू जहां पर गाड़ियां चलानी होती है वहां पर सेक्स करते हैं जाकर के, उसके बाद इनको कुछ कहा नहीं जाता, उसके बाद इनके और चंटू बंटू जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वो भी किसी छोटी मोटी बात के ऊपर। इस पूरे मैटर में आपत्तिजनक बात सिर्फ एक ही है कि तेज प्रताप यादव यहाँ पर ये कह रहे थे कि 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में, लेकिन इसी दौरान तेज प्रताप यादव की शादी भी हुई थी एंड डिवोर्स के लिए भी उन्होंने फाइल किया था। तो ये चीज एक ऐसी है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसका कोई राजनीति के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। दूसरी बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है कि तेज प्रताप यादव की पर्सनल फैमिली में क्या चल रहा है, उससे पॉलिटिक्स में उनकी क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको कहना ये पूरी तरीके से बेबुनियादी बात है। अब सब लोग यहाँ पर लगे पड़े तेज प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली में पिछले 4-5 दिन से बारिश हो रही है और 4-5 दिनों की बारिश में दिल्ली जो है इस टाइम पर लेक सिटी बन चुका है। आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं कोई अंडरपास की वीडियो है, कहीं पर किसी ब्रिज का वीडियो है, कहीं पर रोड नीचे जा रही है और कहीं पर एयरपोर्ट का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहां पर लिटरली छप्पर फट रहा है पानी के भराव से। इन वीडियोस को देखने के बाद तो भैया एक बात पक्की है, केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए अभी के अभी। मैं बता रहा हूं, केजरीवाल से दिल्ली संभाली नहीं जा रही। ऑन अ सीरियस नोट यार, यहाँ पर डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर। आखिरकार अभी भी दिल्ली अगर पानी में डूबा हुआ है तो ये किसकी गलती है? और अगर किसी की गलती है तो हमारे मीडिया वाले जो सज्जन लोग हैं वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे रेखा आंटी से या फिर बीजेपी से? कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगर 1 साल पहले ये चीज हुई होती ना तो ये लोग अपनी पनडुब्बियां ले लेकर दिल्ली के अंडरपास में घुस चुके होते और वहां से रिपोर्टिंग करने का ये लोग काम कर रहे होते, लेकिन अब ये लोग इसके बारे में कोई चेंचू नहीं कर रहे। कोई दिक्कत नहीं है सर, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मजे मजे हो रहे हैं। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं वेट, रेस्क्यू इज कमिंग। बग्गा यहाँ पर बोर्ड में बैठकर आ रहे हैं। अब बग्गा वैसे बोर्ड में बैठकर कहाँ आएगा? बग्गा तो यहाँ पर नायरा बैनर्जी के साथ ही दिखाई देता है भैया आजकल। अब करने को इस मैटर के ऊपर पॉलिटिक्स करी जा सकती है कि देखो भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, देखो बीजेपी ऐसी है वैसी है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि ये सिर्फ दिल्ली की रियलिटी नहीं है, ये हर सिटी की रियलिटी है। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, चाहे किसी की भी सरकार वहां पर हो, पानी हर जगह पर भर रहा है। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ड्रेनेज सिस्टम को सही तरीके से फिक्स नहीं किया जाता। मॉनसून सीजन आने से पहले भी जब इनको पता होता है कि इस टाइम पर पानी भरेगा, उससे पहले भी ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स नहीं करते, इसलिए बार बार हर जगह इस तरीके का जल भराव देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इससे वोट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता और इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं करता। अगर इस चीज के ऊपर वोट्स पड़ने शुरू हो जाए ना, तुम लोग हिंदू मुसलमान को छोड़ दो, तो कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम सारी सिटीज से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है कि तुम्हारे को सबसे बड़ा मैटर हिंदू मुसलमान ही लग रहा है भैया। अब आपको क्या लगता है इस पूरे पानी भरने के मैटर के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये हमारा बहुत ही रियल इशू है जो कि हमारी डेली लाइफ को एक तरीके से इफेक्ट करने का काम करता है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते। इसी के साथ थरूर के सरूर के बारे में आपका क्या कहना है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बातें तो ये भी चल रही हैं कि थरूर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे थरूर या फिर नहीं करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और हाँ, जाते हैं आपसे 2 अपीलें करना चाहता हूँ। एक, वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। दूसरी अपील ये है कि चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, नीचे सुपर थैंक्स का बटन दबाओ, क्योंकि अगर आप लोगों का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे सही तरीके से और आगे बड़े लेवल पर काम कर पाएंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं, प्लीज आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।